मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबर। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का हुआ आयोजन। प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान पेयजल वितरण की हो प्रभावी व्यवस्था और पानी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस सीधे तौर से जिम्मेदार नहीं, कहा ए पोन्नुचामी ने। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला आगामी दिनों आने वाले बजट सत्र को लेकर बजट के बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बीकानेर की जनता को कल से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र के बारे में किस प्रकार की उम्मीद है और किस प्रकार विकास रुका हुआ है, जाने क्या कहना है बीकानेर की जनता का। शाहबाद नेशनल हाईवे 27 पर हुए हादसे में 2 की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। नई ऊर्जा नीति की कवायद शुरू। दूरगामी विजन के साथ तैयार होगी प्रदेश की नई ऊर्जा नीति। एसीएस ऊर्जा डॉक्टर अग्रवाल। विद्युत कंपनी की लापरवाही से 6 गायों पर जान पर पड़ी भारी, करंट से हुई सभी की मौत। और जमीन तड़पने के विरोध में दिया ज्ञापन और कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन और दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में एक बैठक सभागार में आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में यह बैठक नहरबंदी जो प्रस्तावित है उसके मुद्दे को लेकर के की गई, जिनमें अनेक अधिकारी शामिल हुए। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने इस बात का उल्लेख करते हुए निर्देश दिए कि आने वाले दिनों में जहां अप्रैल के महीने में नहरबंदी होगी, उसके बाद में 20 अप्रैल से लेकर 19 मई तक पूर्णतया नहरबंदी रखी जाएगी और उसी के चलते पेयजल की किल्लत न हो और पारंपरिक तरीके से जल स्रोतों को जो है वो ठीक जल से रखा जाए और इसके अलावा जो जल भंडारण स्रोत है उनको भी पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाए। कुल मिलाकर के आगामी दिनों में नहरबंदी के प्रस्तावों के साथ में और इस रूपरेखा को लेकर के जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात के लिए भी सख्त हिदायत दी कि जो लोग पानी चोरी करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए हम आपको लिए चलते हैं कलेक्ट्रेट सभागार, जहां पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रस्तावित नहरबंदी के दरमियान आम लोगों को पेयजल सुचारू रूप से दिया जा सके और सप्लाई की जा सके, इन मुद्दों को लेकर के यह बैठक आयोजित की गई।
राजस्थान के एडीजी पुलिस ने पोन्नुचामी का वार्षिक निरीक्षण के लिए बीकानेर में दौरा रहा। बीकानेर दौरे के दरमियान उन्होंने न केवल इस बात के लिए सख्त हिदायत दी कि जो अवैध हथियार रखने वाले हैं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस बात का भी निर्देश दिया कि इनके लिए एक रणनीति और कार्य योजना मुकम्मल की जाए। पोन्नुचामी ने अवैध खनन को लेकर के कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर पुलिस जिम्मेदार नहीं है। कुल मिलाकर के पोन्नुचामी के साथ में बीकानेर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश यादव, अन्य आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने जिला मुख्यालय का और बीचवा थाने का निरीक्षण भी किया। कुल मिलाकर के एडीजी पोन्नुचामी ने बीकानेर में पुलिस की जो रणनीति है, पुलिस की जो कार्यशैली है, उसे और दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं एडीजी पुलिस के इस दौरे की कुछ झलकियां। तैयार हुआ है कि उनका हिसाब से जो है विमोचन होकर अभी इस मीटिंग में ही होगा। तो इसका क्योंकि इसमें डील करने वाले ऑफिसर और संस्था अलग है, उनसे ये जो गंगानगर हनुमानगढ़ और यहाँ पहले वहाँ था, इसकी है ना ज़्यादा प्रचलन अभी है ना बीकानेर में भी है। वार्ड संख्या 29 विश्वकर्मा कॉलोनी में इन दिनों सीवरेज का काम चल रहा है। सीवरेज की चैम्बर निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप यहाँ रहने वाले लोगों ने लगाया है। कुल मिलाकर के जो मौके पर काम कर रहे थे उन तमाम ठेकेदारों पर और काम करने वाले मजदूरों पर काम करते हुए इस काम को रुकवा दिया। निर्मल बिश्नोई के नेतृत्व में अनेक लोगों ने इस बात का आरोप लगाया कि इस चैम्बर निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से 2 ही दिनों में इसके चैम्बर टूट गए। आइए हम आपको दिखाते हैं मोहल्ले के लोगों ने किस तरीके से वार्ड नंबर 29 में चल रहे सीवर लाइन का जो काम है उसमें जिस तरह से उन्हें बंद किया जा रहा है, बंद करने वाले इस काम को लेकर के लोगों ने काफी शिकायतें की और अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। विश्वकर्मा कॉलोनी वार्ड नंबर 29 की ये समस्या है, जो कि पिछले 2-3 दिनों से सिविल लाइन के कनेक्शन इस वार्ड में आए हैं। उसके बाद के अंदर प्रत्येक चैम्बर बनाए गए हैं। उनमें कल थोड़ी सी बरसात आने के कारण वो बीच में ना तो इन्होंने सही मटेरियल यूज किया है, ना इसमें ग्रिट है, ना इसमें सीमेंट है, ना बजरी है, और ये सारे के सारे चैम्बर घिसक गए हैं, टूट गए हैं। और इनके लापरवाही, घोर लापरवाही यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। इनको कहने पर कह रहे हैं हम इन्होंने इसके नीचे 4-4 इंच ग्रिट का बोला हुआ है, जो कि इन्होंने 1-1 इंच ग्रिट नहीं डाली है, और ये पूर्ण रूप से घटिया यूज कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में 2 या 3 दिनों से अंदर सारे के सारे चैम्बर टूट जाएंगे। तो पानी आगे सप्लाई कैसे होगा? ये सारी गंदगी रोड पर दिखाई देने लग गई है। अब आने वाले समय में इस प्रकार रहा तो हमारे मोहल्ले में पहले से ज्यादा बदतर स्थिति होने वाली है। बीकानेर पुलिस प्रशासन के तत्वावधान में पीबीएम अस्पताल परिसर के भीतर और बाहर अस्थायी रूप से जो ठेले और रेहड़ी हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। अतिक्रमण के नाम पर इन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये ठेले और रेहड़ी चलाने वाले जो संचालक है ये कलेक्ट्रेट पर एक साथ एकत्र होकर के पहुंचे। उन्होंने कहा एक ओर तो सरकार इंदिरा क्रेडिट योजना के माध्यम से उन्हें ऋण देकर के और सामान्य छोटा मोटा काम और व्यवसाय करने की बात कह रही है, वही दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें रोजगार से मुक्त किया जा रहा है। कुल मिलाकर के विरोधाभासी परिस्थितियों को देखते हुए ये तमाम लोग एकत्र होकर के और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ठेला यूनियन जिंदाबाद, ठेला यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ठेला यूनियन पूरी करो, ठेला यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, ठेला यूनियन जिंदाबाद। पूरी करो, जिंदाबाद, पूरी करो।
प्रशासन ने जो हमारे ऊपर चिन्ह लगा के गए हैं, तो प्रशासन हम आज ये मांग कर रहे हैं कि हमारे ठेले को नहीं हटाया जाए। जो अतिक्रमण आ रहा है ना, उसको आप हटाएं, हम नहीं मना कर रहे हैं। जो गाड़ी दीवार के साथ है ना, उसको आप वहीं रहने दीजिए। मतलब ये हम सारे प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं। डॉक्टर महोदय का आदेश है, ये जो कल चिन्ह लगा के गए हैं, ठेले यहाँ से हटाए जाएंगे। कहाँ लगे हैं चिन्ह? बीबीएम हॉस्पिटल रोड पे जितने भी ठेले हैं ना, वहाँ लाल चिन्ह लगा के आए हैं। और एक तरफ तो सरकार कह रही है कि 50,000 रुपये का आप लोन लो, और एक तरफ ठेले हटा रही है। हम कहाँ जाएंगे बताओ? ये कम से कम 5,000 रुपये गाड़ी, 5,000 की गाड़ी वाला है। ये लोन दे भी रखा है, लोन दे रहा है। कहाँ से लोन भरे? साल भर से ये लॉकडाउन चल रहा है, और ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे बताओ आप? पिछले दिनों बीकानेर में डॉक्टर बी.डी. कल्ला पहुंचे। शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला पहुंचने के साथ ही उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने तमाम घोषणा पत्र की जो बातें हैं वो पूरी की है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल का 2 साल बचा हुआ है। उन्होंने उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि जन घोषणा पत्र में भी तकरीबन 70% के काम पूरे हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री बनने के बाद में शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण को लेकर के उन्होंने कहा कि इस बजट में शिक्षा के विकास को गति मिलेगी और इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सरकार जो है वो जोर दे रही है। आइए देखें क्या कुछ कहना था डॉक्टर बी.डी. कल्ला का। बी.डी. कल्ला से बातचीत करते हुए बजट में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को लेकर के भी उनसे सवाल किए गए, जिनके जवाब कुछ इस तरीके से डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने दिए। प्राय घोषणाएं जो बजट में की गई हैं वो प्राय सब पूरी हो गई है। अभी 2 महीने और बाकी हैं, फरवरी और मार्च के। कोविड के होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने बजट घोषणाओं को पूरा किया है। बल्कि हमारा जो जन घोषणा पत्र है उसकी भी 70% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी तक 2 वर्ष का समय बाकी है। अब बजट आने वाला है, इस पे क्या फोकस है? क्या कुछ मिलना चाहिए? बजट में क्या आने वाला है ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ मेरे शिक्षा विभाग में राजस्थान में शिक्षा का विस्तार होगा और गुणात्मक शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो नैनो प्लांट, फिल्टर प्लांट जो मैंने मंजूर करवाया है, इसके लिए सिंगापुर और भारत, ये 2 देश लगे हुए थे। और इन दोनों देशों के कंपटीशन में जब ये भारत को मिला तो भारत में गुजरात और राजस्थान के बीच में टाई थी। गुजरात को हमने पीछे रख दिया, फिर राजस्थान सेलेक्ट हुआ। तो राजस्थान में भी प्राय हर ज़िले चाहते थे कि फिल्टर प्लांट नैनो टेक्नोलॉजी का हमारे यहाँ लगे, लेकिन इसमें बीकानेर ने बाजी मारी, क्योंकि हमारे यहाँ सिरेमिक्स है और हमारे यहाँ एक तरीके से जो हमारी इंजीनियर्स ने गुणवत्ता के आधार पर बीकानेर का जो पक्ष रखा और हम लोगों ने जो कोशिश की, उसके परिणाम स्वरूप आज 4 करोड़ रुपए की लागत से हमारे यहाँ नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित अमेरिकन प्लांट लग रहा है, जिससे प्रतिदिन 125 मिलीलीटर जो है 125 एक तरीके से ml पानी हमको मिल पाएगा। केंद्र के बाद में अब राज्य का बजट भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। राज्य विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर के बीकानेर के लोगों को कैसी उम्मीदें हैं, हमने बजट के संदर्भ में लोगों से की बातचीत। आइए देखें क्या कहना है बजट की संभावनाओं को लेकर यहाँ के लोग। बीकानेर के विधायक साहब यही आशा है कि वह बीकानेर में जो पुरानी समस्या रेल फाटक की उसको सही करे। इसके अलावा बीकानेर में जो चिकित्सा विभाग है, इसकी व्यवस्था सफाई सरमरे हुई है। पीडीएम की तो एकदम ऐसी हालत है कि कोई सुनने वाली नहीं है वहाँ पे। तीसरी बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या है यातायात व्यवस्था। उसके लिए कोई भी ऐसा प्रशासनिक व्यवस्था नहीं सुधार किया जा सकता जिससे बीकानेर की व्यवस्था को सुधारा जा सके। ऐसा कुछ करे जिससे बीकानेर का जो मूल समस्या है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, उनमें यथासंभव सुधार करे। माननीय विधायक महोदय से तो हमें बहुत सी उम्मीदें लगा रखी है। वर्तमान में 2 मंत्री बीकानेर विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो बहुत सी समस्याएं बीकानेर क्षेत्र में फ्लाईओवर की जो समस्या चल रही है, रेलवे फाटक की समस्या चल रही है, और बीकानेर क्षेत्र से बहुत से संविदा कर्मी भी लगे हुए हैं। इन संविदा कर्मियों की कमेटी के अध्यक्ष माननीय कल्ला साहब को कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था। तो इस बजट सत्र से उम्मीद है कि उन संविदा कर्मियों का भी समस्याओं का निराकरण वो करेंगे। हमारे रेलवे फाटक की जो समस्या है उनकी समस्याओं का निराकरण काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई हमने। कहना तो बहुत कुछ है, बड़ा ही दुर्भाग्य है हमारा ये बीकानेर का। इतने विधायक, इतने मंत्री होते हुए भी बीकानेर में आज इतने वर्षों के बावजूद विकास के नाम पर 10% ही नहीं हुआ है। बीकानेर हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। राजस्थान के सब जिले प्रगति पर है, लेकिन बीकानेर की अपेक्षा ही होती है हमेशा ही। बीकानेर में न तो रेलवे का विकास हो रहा है, न बीकानेर में स्टेडियम का विकास हो रहा है।
ना ही बीकानेर में रेल लाइन का विकास हो रहा है, ना ही बीकानेर एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है। अवैध क्षेत्र नाम मात्र की शुरू की गई है, उसमें कभी भी कोई प्रोग्रेस कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, न सरकार ध्यान दे रही है। उसमें विकास कैसे किया जाए, बहुत सी संभावना है यहाँ पे पर्यटन की, लेकिन ना तो इस पर विकास हो रहा है, ना यहाँ के पर्यटन क्षेत्र में किसी भी बड़े बड़े स्थान है पर्यटन के जिनकी बहुत ही अपेक्षित है विकास, लेकिन कुछ भी इसमें नहीं हो रहा है। बिजनेस के क्षेत्र में देखें तो व्यापार के क्षेत्र में कुछ नहीं है। एक जो बीकाजी 2-4 बड़े प्रोडक्ट जिसके दम पर बीकानेर का नाम है, भुजिया के नाम पर नाम है, लेकिन भुजिया का जो हब होना चाहिए उसकी कोई नहीं। सिरेमिक का हब है लेकिन उसको कोई संरक्षण नहीं है। इतना संभावना होते हुए भी बाहर से मजदूर ला के यहाँ पे करे तो यहाँ का पेट भरेंगे, बाहर के राज्य का और पेट भर सके, इतनी संभावना है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त देखते हैं छोटे से देखना। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के 2 लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कोरोना के लक्षण क्या हैं? बुखार, सूखी खांसी, थकान, स्वाद या गंध का ना आना। इसके साथ ही कुछ लोगों में कुछ और लक्षण भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि गले में खराश, सर या बदन दर्द, त्वचा पे चकत्ते पड़ना, आंखों का लाल होना या दस्त लगना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और ये 3 चीजें जरूर करें। बीमारी से परिवार वालों को बचाने के लिए थोड़ी दूरी बनाकर रखें, कोरोना की जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। सफाई भी, दवाई भी, कड़ाई भी, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई भी। देखिए बाद एक बार फिर आपका स्वागत। स्वतंत्रता सेनानी व पत्रकार अंबालाल माथुर की पुण्यतिथि के अवसर पर जय नगराज कॉलोनी स्थित ग्रामीण हाट में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया। श्रद्धांजलि सभा में अंबालाल माथुर के व्यक्तित्व और कृतित्व का श्रद्धा में स्मरण किया गया। साथ ही साथ उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके व्यक्तित्व का क्षण बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीकानेर के अनेक मूर्धन्य और प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। साथ ही साथ अनेक पत्रकारों ने भी शिरकत करते हुए श्रद्धांजलि दी। गुलामी और एक यहाँ राजाओं की गुलामी। राजा अंग्रेजों के गुलाम थे और हम राजाओं के गुलाम थे। आजाद भारत का लोगों के साथ धर्मनिरपेक्षता के रूप में किस तरीके से हम लोग रहे। अंबालाल जी माथुर की आज पुण्यतिथि है और हम सब लोग, मैं ये कहता हूँ जयपुर में नई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू की गई, जिनमें लीवर, पैनक्रियाज जैसी जो बीमारियां होती हैं उनके ट्रांसप्लांट की सुविधाएं भी यहां पर रहेगी। जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम की 4थी मंजिल पर इस सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का शुभारंभ किया गया।
ये जो नया डिपार्टमेंट चालू किया है इसका नाम हिपेटो पेनक्रेटो बिलियरी डिपार्टमेंट है, जिसको शॉर्ट में हम HPB डिपार्टमेंट बोलते हैं। इसमें लीवर पेनक्रियास से संबंधित जो गंभीर रोगी हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए हमने 3 दिन अलग से OPD की सुविधा चालू करी है, और जो हिपेटो पेनक्रेटो बिलियरी यानी लीवर पेनक्रियास और बिलियरी ट्रैक्ट, इनसे संबंधित जो गंभीर रोगी होंगे उनका इसमें इलाज किया जाएगा। लीवर ट्रांसप्लांट में भी ये विभाग हमारी मदद करेगा। लीवर ट्रांसप्लांट को भी ये आगे दूसरे लेवल तक लेके जाएगा। जटिल बीमारियों का उपचार होगा। इसमें हमने धन्वंतरी की 4थी मंजिल पे ये अलग से इसके लिए एक OPD प्रारंभ किया है। शाहबाद के नेशनल हाईवे 27 पर एक गाड़ी अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई। इस जीप में 10 लोग सवार थे, जहां पर 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। से आ रही थी कोटा साइड से, तो एक गाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद में गाड़ी ने पलटी मारी 2-3, और उसके बाद में ये निकल के उसमें से फेंक गए। तो आपने सूचना? हाँ, ये सूचना मैंने एम्बुलेंस को, जो टोल पे एम्बुलेंस रहती है, उसको बताई। विद्युत कंपनी को लेकर के शिकायतें आम हैं, और यहाँ पर आम शिकायतें चलती रहती है, लेकिन जब कोई हादसे होते हैं तब लोगों की आंखें और खोलती है। ऐसा ही हादसा बीकानेर में बीती रात को भी हुआ, जहाँ पर बारिश की वजह से खोखा जो है उसके आसपास पानी जमा हो गया। खोखे में विद्युत कनेक्शन था और यहाँ पर इस खोखे में करंट दौड़ गया, जिसकी वजह से आसपास जो गायें खड़ी थी वो उसके करंट की चपेट में आ जाने की वजह से काल कवरित हो गई। यहाँ पर तकरीबन 6 गायों की मौत एक साथ करंट लगने से हुई। हालांकि मामला बिगड़ सकता था, लेकिन इसके पहले पार्षद शिवशंकर बिस्सा वहां पर पहुंच करके उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया, उसका पूरा जायजा लिया, साथ ही साथ उसकी जांच और उसको मोर्चे में रखवा करके और इन गायों के करंट से मरने की वजह जो है वह जानने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो लापरवाही है वो विद्युत कंपनी की साफ तौर पर समझ आती है। एक और जहाँ रख रखाव के चलते घंटों बिजली कटौती होती है, वहीं बारिश के दिनों में इस तरह की लापरवाही इन मूक पशुओं के लिए जान का सबब बन जाती है, मौत का सबब बन जाती है। हाँ, हटाओ तो मौका बता दे। रोड जाम तो कोई बात नहीं पूरा घटनाक्रम क्या रहा, इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी के लिए हमने बातचीत की पार्षद शिवशंकर बिस्सा से। रात जसूसर गेट के बाहर सारण पेट्रोल पंप के पास बिजली के खंभे में करंट आने के कारण से 6 गायों की मौत हो गई थी। रात को 1 बजे मेरे पास किसी का फ़ोन आया चलती राहगीर का कि आपके वार्ड के अंदर पेट्रोल पंप के पास में गाय तड़प रही है करंट लगने से। तो मैं वहाँ पहुँचा तो देखा तो 4 गायें ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी और 2 जो थी वो तड़प रही थी काफ़ी। और वो भी जब तक बिजली, मैंने EN को भी और BKCL में काफ़ी फ़ोन किए, तो करीब करीब आधे पौन घंटे के बाद में लाइट कटी, तब तक वो भी मर चुकी थी। इसके बाद में पुलिस प्रशासन को मैंने फ़ोन किया तो तत्काल प्रभाव से SSO गोविंद सिंह जी और CO सिटी तक सारे वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँच गया और बड़ी मशक्क़त के बाद में 2 बछड़ों को हम लोगों ने बचा पाए हम। और बाद में नगर निगम का बंदों को बुला करके उनको रात को ही गाँव को जो है हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह सारा कुछ BKCL आज बीकानेर में लूट मचा रखी है, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण से गोवंश मरे हैं। अगर कुछ गलती हो जाती, इंसान भी मर सकता था। तो मैं सरकार से ये, प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि वो इस BKCL पर कार्रवाई करे और उनका जो गायें मरी है उनका हर्जाना दिया जाए। राजस्थान राज्य में प्रदेश की नई ऊर्जा नीति का मसौदा तैयार करने की कवायद और तेजी से शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में राजस्थान में नई ऊर्जा नीति से लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इस ऊर्जा नीति के तहत मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने न केवल डिस्कॉम जोधपुर और अन्य डिस्कॉम के अधिकारियों को बुलाकर के सख्त निर्देश दिए, एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसके चलते आगामी ऊर्जा नीति को लेकर के जो कवायद शुरू की गई उसके बहुत सुखद परिणाम जनता को देखने को मिले।
नगर में रहने वाली एक महिला रामी देवी ने जिला कलेक्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दरमियान उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया है कि कुछ भूमाफिया जो है उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं और कूटनीतिक दस्तावेजों के माध्यम से वे उसे बेघर भी करना चाहते हैं। उसकी भूमि जो है वह खासतौर से पट्टेशुदा भी है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आप ईमानदार जो पुलिस अधिकारी है उनकी जाँच करवा करके उसे न्याय दे रहे हैं। न केवल उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया बल्कि आज उसने प्रदर्शन भी किया और यहाँ धरने पर भी बैठे। कुल मिलाकर के न्याय की गुहार लगाते हुए रामी देवी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रार्थना की है जो उसे बेघर करना चाहते हैं, बेदखल करना चाहते हैं। दिखाते हैं आपको इस धरने की कुछ हमारा हक मांगते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन चाहे जो मजबूरी हो मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी करो। जमीन का विवाद है। बंगला नगर में 18 नंबर खसरे में हमारी जमीन है। पास में एक चित्ता खसरा है 16 नंबर जिसमें पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश लाल डूडी के साले साहब हैं। वो जबरदस्ती हमारी 18 नंबर खसरे की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। अब हम सरकार से ये चाहते हैं कि उस जमीन का सीमा ज्ञान हो कि भाई किसके खसरे में कौन सी जमीन है। सीमा ज्ञान होने पर ही इस लड़ाई का अंत होगा। लेकिन पुलिस प्रशासन फुल राजनीतिक दबाव में है, वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। हम हमारा मकान वहाँ पे हम रहते हैं सब वहाँ, लेकिन हमें ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहा है। रात को वहाँ प्रशासन खुद खड़ा रह के उनकी दीवारें बनवा रहा है। अगर वो इतने सच्चे हैं तो वो दिन में दीवार क्यों नहीं कर रहे? रात को प्रशासन के छः में रह के वो दीवारें कर रहे हैं। ज़बरदस्ती हमारे पर 5-5, 10 झूठे मुकदमे लगवा दिए, भाई पे लगवा दिए, माँ पे लगवा दिए, SC/ST के झूठे फर्जी मुकदमे लगवा दिए। और खुद प्रशासन हमें ये धमकी दे रहा है फ़ोन पे कि तू जल्दी से हाजिर हो जा। मेरे भाई के लिए बोल रहा है, हनुमान राम के लिए, नहीं तो तेरे पासा की धारा लगा कर ऐसे रगड़ देंगे, ज़िंदगी में बाहर नहीं निकलेगा। ये वो ऐसा चलता है। और रात को वहाँ गाड़ियाँ आती है, दारू पीते हैं, बोतलें फेंकते हैं, भाटा फेंकते हैं, गाली गलौज करते हैं। बाहर से लेबर ला रखी है SC/ST के या कोई अदर है, हमें पता नहीं, उन्हीं से हमें पर फर्जी मुकदमे करवा रहे हैं। तो हमारी एक ही मांग है कि सीमा ज्ञान होना चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।